दोस्तों, लीबिया के गद्दाफी खानदान पर एक बार फिर से वार हुआ है। अब कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी को भी कत्ल कर दिया गया और लीबिया में लोग फुसफुसा रहे हैं कि क्या ये गद्दाफी नाम को नक्शे से मिटाने की कोई लंबी साजिश है। सैफ अल इस्लाम जो कभी लीबिया के अगले लीडर समझे जाते थे, वो लीबिया के जिंतान इलाके में अपने घर के अंदर मारे गए। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी के पॉलिटिकल कैंप का कहना है कि कुछ नकाब पोश हथियारबंद लोग उनके घर में घुसे, सिक्योरिटी कैमरे बंद किए और उन्हें बेहद बुज़दिलाना अंदाज में कत्ल कर दिया। उनके वकील खालिद अल जैदी और पॉलिटिकल एडवाइज़र अब्दुल्ला उस्मान ने 3 फरवरी 2026 को एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी मौत की तस्दीक की। लेकिन हमलावर कौन थे, वो किसके इशारे पर आए थे, इन सवालों का जवाब अब भी कोहरे में छुपा है। इस वीडियो में हम सैफ गद्दाफी, उनके वालिद मुअम्मर गद्दाफी दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या उनकी ज़िंदगी थी और कैसे उनका खात्मा हुआ, क्या किसकी साजिश थी, और वो गलती भी आपको बताएंगे जो ईरान ना दोहराए तो बेहतर है। सैफ अल इस्लाम ने कभी कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं संभाली, मगर साल 2000 से 2011 तक वो अपने वालिद और लीबिया के हुक्मरान रहे कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के बाद लीबिया की सल्तनत का दूसरे नंबर का बड़ा चेहरा माने जाते थे, यानी नंबर 2 की पोजीशन पर थे। वेस्टर्न तालीम याफ्ता, अंग्रेजी में माहिर और ख़ुद को रिफॉर्मर बताने वाले सैफ ने एक दौर में लीबिया को वेस्ट के करीब लाने की कोशिश भी की थी। हथियार छोड़ने की बातचीत, लॉकरबी धमाके के मुआवजे की डील, इन सब में वो फ्रंट लाइन पर थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े इस शख्स ने कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स की बातें भी की, लेकिन 2011 की बगावत आते ही तस्वीर पलट गई। जब लीबिया में गद्दाफी हुकूमत के खिलाफ आग भड़की तो सैफ ने फैमिली का साथ चुना और क्रैकडाउन का चेहरा बन गए। उन्होंने बागियों को चूहे कहा, खून की नदियां बहाने की धमकी दी और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, हम यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे। उसी साल उन पर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट निकाला और आखिरकार वेस्ट की साजिश से कर्नल गद्दाफी की हुकूमत ढह गई। इस दौरान सैफ गद्दाफी भागते हुए पकड़े गए, वो जिंतान में कैद रहे, उन्हें 2015 में मौत की सज़ा सुनाई गई। फिर साल 2017 में आम माफ़ी के तहत वो रिहा कर दिए गए, मगर उसके बाद से वो परछाइयों में जी रहे थे। हर वक्त कत्ल हो जाने का डर था और वो अपनी लोकेशन हर किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। 2021 में जब उन्होंने अचानक प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो लीबिया की सियासत फिर फट पड़ी। उनके खिलाफ पुराने केस, पुरानी नफरतें और हथियारबंद ग्रुप सड़कों पर उतर आए। उनकी पेशी पर अदालत तक को घेर लिया गया, इलेक्शन प्रोसेस ढह गया और मुल्क फिर पॉलिटिकल जाम में फंस गया। अब उनका कत्ल ऐसे वक्त पर हुआ है जब लीबिया पहले ही टूटे भरोसे, बटी हुई हुकूमत और बंदूक के साए में जी रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कत्ल है या लीबिया के अधूरे हिसाब किताब का अगला खून भरा चैप्टर? और क्या गद्दाफी का नाम सचमुच मिटाया जा रहा है या वो हर बार नए साए की तरह वापस लौट आता है? एक बात आपको याद दिला दूं, कर्नल गद्दाफी के दौर में लोग खुशहाल थे। उनके दौरे हुकूमत में लीबिया आज के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश था और वो ऐसा बहादुर अरब लीडर कहलाता था जो अमेरिका के सामने दहाड़ता था। कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, शाह फैसल, ये वो सारे लीडर थे जो एक एक करके साजिश के साथ ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि इनमें एक ही बात कॉमन थी और वो थी वेस्टर्न ताकतों के आगे कभी ना झुकने की आदत, और ये आदत उनके कत्ल की वजह बनी। आखिर कौन थे कर्नल मुअम्मर गद्दाफी? क्या वो लीबिया के शेर थे या एक तानाशाह? आइए कुछ जान लेते हैं। गद्दाफी वो अरब लीडर थे जिसे वेस्ट की साजिश ने मिटा दिया। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की कहानी सिर्फ लीबिया के एक हाकिम की कहानी नहीं थी, ये उस टकराव की कहानी थी जहां एक अरब लीडर ने वेस्ट की लाइन मानने से इनकार कर दिया और फिर पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया। 42 साल तक गद्दाफी ने लीबिया को अपनी पकड़ में रखा। 42 साल तक उन्होंने हुकूमत की, तेल के पैसे से मुल्क को चमचमा दिया, खड़ा कर दिया। अफ्रीका और अरब वर्ल्ड में खुद को एक बागी आवाज़ की तरह पेश किया और खुलकर कहा कि वो वेस्ट के इशारों पर नहीं चलेंगे। यही वो मोड़ था जहां से टकराव शुरू हुआ।
गद्दाफी ने डॉलर सिस्टम को खुला चैलेंज दिया, अफ्रीका के लिए सोने यानी गोल्ड बेस्ड करेंसी की बात की और वेस्ट की मिलिट्री की मौजूदगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई अरब हुक्मरान जहां समझौते कर रहे थे, वहीं गद्दाफी स्टेज पर खड़े होकर अमेरिका और यूरोप को सीधी टक्कर देते रहे। वेस्ट के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं, एक खतरा बन चुके थे, एक ऐसा मॉडल जो अगर कामयाब हो जाता तो पूरे रीजन पर असर डाल सकता था। गद्दाफी का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था जो असल में हथियार से ज्यादा एक पॉलिटिकल कार्ड था। वो कार्ड था डर दिखाने का, बार्गेनिंग का और वेस्ट के साथ बराबरी की कुर्सी पर जाकर बैठने का। 70s और 80s में गद्दाफी ने खुलकर कहा था अरब दुनिया को न्यूक्लियर ताकत चाहिए, और फिर लीबिया ने चुपचाप टेक्नोलॉजी जुटानी भी शुरू कर दी। पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क से सेंट्रीफ्यूज डिजाइन, पार्ट्स और ब्लूप्रिंट्स लाने की बातें बाद में इंटरनेशनल जांच में सामने आई, मगर सच ये भी है कि लीबिया कभी बम बनाने के करीब तक नहीं पहुंचा। उसका प्रोग्राम बिखरा हुआ था, अधूरा था और टेक्निकली कमजोर था। साल 2003 में अचानक गद्दाफी ने एक बड़ा यू टर्न लिया। इराक पर अमेरिका के हमले और सद्दाम हुसैन के गिरने के बाद या उनकी हुकूमत के गिरने के बाद उन्हें मैसेज साफ दिख गया, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। उसी साल उन्होंने अपने मुल्क की सलामती के लिए वेस्ट से डील कर ली ताकि मजबूत होने तक कुछ वक्त निकाल दिया जाए। इसके बाद मुअम्मर गद्दाफी ने वो गलती कर दी जिसे आज ईरान नहीं दोहरा रहा। ईरान का जिक्र आना जरूरी है क्योंकि हर हेडलाइन में ईरान आ रहा है। जी, क्या गलती थी वो जानिए। लीबिया की तरफ से न्यूक्लियर और केमिकल प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान कर दिया गया। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को अंदर आने की इजाजत दे दी गई और पूरा सामान पैक करके बाहर भेज दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे डिप्लोमेटिक जीत बताया, सैंक्शन हटाए, रिश्ते सुधरे। गद्दाफी फिर ग्लोबल स्टेज पर लौटते दिखे, लेकिन फिर भी वो वेस्ट के खिलाफ आग उगलते रहे। यूनाइटेड नेशंस के स्टेज से खड़े होकर उन्होंने पूरे अरब वर्ल्ड और बाकी दुनिया को अमेरिका और यूरोप और इसराइल की साजिशों से बचने और एक हो जाने को कहा, और यहीं से वेस्ट ने उन्हें तबाह कर देने का प्लान शुरू किया। साल 2011 में जब नाटो के बम गिरने लगे तो गद्दाफी के सपोर्टर्स ने एक ही बात बार बार कही, हमने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए फिर भी हमें तबाह कर दिया गया। लीबिया के साथ वेस्ट ने धोखा कर दिया, जिसके लिए वो हमेशा से मशहूर है। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी कई मुल्क लीबिया की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपना स्ट्रेटजिक प्रोग्राम सरेंडर कर दो तो भी कोई गारंटी नहीं कि वेस्ट का सिस्टम तुम्हें बख्श देगा। यही बात ईरान जानता है और समझता है। उसने देखा है कि लीबिया का क्या हाल हुआ, इसलिए वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहता। गद्दाफी का न्यूक्लियर प्रोग्राम बम तो नहीं बना सका, लेकिन खुद एक सबक बन गया। वो सबक याद दिलाता है कि ताकत की दुनिया में भरोसा कागज पर लिखा जाता है और उसे मिटते हुए देर नहीं लगती। 2011 की बगावत अचानक नहीं फूटी। अरब स्प्रिंग की आग के बीच लीबिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये लोकल गुस्से से इंटरनेशनल ऑपरेशन में बदल गया। यूनाइटेड नेशंस के नाम पर सिविलियन बचाने का कथित नारा लगा। नाटो के जंगी जहाज आसमान में भर गए और लीबिया पर बमबारी शुरू हो गई। जी, नाटो ने 2011 में लीबिया पर बमबारी की। गद्दाफी बार बार कह रहे थे ये वेस्ट की डेमोक्रेसी नहीं, रीजन पर कब्जे की जंग है, मगर उनकी आवाज़ मिसाइलों के शोर में दब गई। लेकिन वो आवाज़ आज सच मालूम देती है, ये रीजन पर कब्जे की जंग थी। आखिरकार अक्टूबर 2011 में गद्दाफी को पकड़ लिया गया। दुनिया ने वो वीडियो देखा, एक सड़क पर गिरा हुआ लीडर भीड़ के बीच घसीटा जा रहा था और फिर एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और कर्नल गद्दाफी हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। वेस्ट ने कहा तानाशाही का खात्मा हुआ, मगर लीबिया के लिए वहीं से असली तबाही शुरू हो गई। हुकूमत टूटी, मिलिशिया का राज शुरू हुआ, तेल पर लड़ाई छिड़ गई, शहरों में बंदूकें दिखने लगीं और आज तक वो मुल्क संभल नहीं पाया जिसे गद्दाफी ने मजबूती और अपनी अकल से खड़ा किया था। गद्दाफी मजबूत थे या जिद्दी थे, ये बहस अलग है, मगर एक बात साफ है, वो उन आखिरी अरब लीडर्स में से थे जो खुलकर वेस्ट को चैलेंज देता था, वो भी बिना झुके। उनकी मौत सिर्फ एक शख्स का मारा जाना नहीं थी, वो एक दौर का खात्मा था। आज भी ये सवाल हवा में तैरता है
کیا غدافی اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ تاناشاہ تھے، یا وہ اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ امریکہ اور اس کی منڈلی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے؟ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتے وقت پیارے ویورز، آپ صدام حسین اور شاہ فیصل کے ضدی پن اور پھر سازش کے ذریعے ان کا قتل کیے جانے کی کہانی اپنے بچوں کو ضرور سنائیے گا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مڈل ایسٹ کبھی بھی سرنڈر کرنے والوں میں سے نہیں رہا اور شاید آگے بھی نہیں رہے گا، بس نام، کردار اور ملک بدل جائیں گے۔ دوستوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے فیکٹس کے ساتھ آپ کو خبریں پہنچا دی ہیں، اہم خبریں، اور ایک میسج بھی دے دیا ہے۔ امید یہ کرتا ہوں یہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، بتائیے گا یہ سٹوری کیسی لگی، اور اس طرح کی شاہ فیصل کے بارے میں، صدام حسین کے بارے میں اور ایران کے انقلاب کے بارے میں اگر آپ کو سٹوری سننی ہو تو لکھ کر بتائیے گا کہ کون سی سٹوری جس پر زیادہ بات ہوگی اسے ضرور بنایا جائے گا۔